अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंजला ज़िशान। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का आज इजलास हुआ, जो कि गुज़श्ता रोज़ की भारतीय जाहिरियत पर तलब किया गया था। और इस इजलास के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान ने फ़ौरन भारत की तिजारत मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान किया है और पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद भारतीय तैयारों के लिए किसी भी आमदरफ्त के लिए मुअत्तल कर दी गई है। और सिंध तास माहिदे के हवाले से कहा गया है कि अगर सिंध तास माहिदा तोड़ने की बात भारत करता है तो शिमला माहिदा भी खतरे में पड़ सकता है। इसके साथ साथ आज PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई है, जिसमें हुकूमत ने जी कैनाल्स के मामले पर अपना फैसला वापस लेने का ऐलान कर दिया है। डिस्कशन का आगाज बनाते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज हुआ है, आपको लगता है कि इस इजलास के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान ने ये वाजे किया है कि पाकिस्तान अब डिफेंसिव मोड में नहीं बल्कि देखिए जी, अपनाने का वक्त आ चुका है? तमाम तर जो बयानात हैं और जो सूरत हाल है इस वक्त, अमलन जंग छिड़ गई है एक तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान। क्योंकि जो बात आज पाकिस्तान की जानिब से कही गई है वो ये कही गई है कि जो सिंध तास माहिदे को मुअत्तल किया गया है भारत की तरफ से यकतरफा तौर पे, उसको किया नहीं जा सकता। और आबी जाहिरियत इसको पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर करार दिया, यानी एक जंग का उन्होंने एक्ट ऑफ वॉर है ये, ठीक है। और पाकिस्तान का ये कहना है कि ये भारत ने एक आबी जाहिरियत पाकिस्तान पे पानी की जंग छेड़ दी है। तो अब इसके बाद जाहिर है कि ये जो अब इसको ग्रे जोन वॉरफेयर में भी ले सकते हैं हम, जो बाकी तरीक़ाकार हैं जिसमें जो है वो सबवर्जन भी है, उसमें प्रोपेगेंडा भी है, उसमें माशी तौर पे जो है पाकिस्तान ने दूसरा जो आज पाकिस्तान ने ऐलान किया है वो ये किया है कि तमाम जो भारत की फ़्लाइट्स, उनके जो अपने जहाज़ हैं वो पाकिस्तान की फ़ज़ाओं से नहीं गुज़र सकेंगे और उसके नतीजे में उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान होगा फाइनेंशियली। तो ये अब जो जंग है इसके कई तरीके हैं और उन तरीक़ों में से जो मतलब एक तरह से मैंने जैसे पहले कहा कि ये जंग जो है ये अब शुरू हो गई है। अच्छा, अब इसका अगला स्टेप काइनेटिक होता है, क्योंकि जाहिर है कि अगर ये पाकिस्तान ने तिजारती रस्ते भी बंद कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पे अफ़गानिस्तान के साथ और वस्ती एशिया के साथ भारत कट ऑफ हो गया है। और उधर से भी आज निकाला गया है, कल पाकिस्तानी सफारतकारों को कहा गया कि आप यहाँ से निकल जाएं और पाकिस्तानी जो शहरी हैं वो भी, उनसे भी कहा जा रहा है, पाकिस्तान ने भी आज यहाँ से कह दिया कि छोड़ दें, उनके यहाँ से निकल जाएं सफारतकार। और साथ ही पाकिस्तान ने जो तिजारती रास्ता है वो भी बंद कर दिया है। तो ये एक तरह से एक्ट ऑफ वॉर। अच्छा, मैं इसमें एक बात सिर्फ इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो जहन में रखें कि हमारी जो सरजमीन है, यानी सरजमीन से मुराद पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया जो है उसमें अगर हम देखें तो हमें एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है कुर्रे अर्थ का वो हमें पानी में, जाहिर है कि हम सब जानते हैं कि हर जगह हमें ओशंस नज़र आते हैं, हमें समंदर नज़र आते हैं बड़े बड़े, और वो जो हैं उनको मतलब बहुत थोड़ा सा इलाका ऐसा है जो कि खुश्की है और बहुत बड़ा जो इलाका है वो समंदर में उस पर समंदर है, ठीक है, ये ब्लू प्लेनेट इसीलिए कहलाता है। लेकिन आप ये जहन में रखें कि जो ये जितने समंदर हैं, जितना समंदर है, ठीक है ना, ये 70% या 80% या जो भी इसकी तादाद आप कही जाए, उसमें से 96% जो है 96% वो पीने के काबिल नहीं है, ठीक है, वो पीने के काबिल वो पानी नहीं है, तकरीबन 96%। और वो जो है वो समुद्रों का पानी है। अच्छा, समुद्रों का पानी है तो जाहिर है पीने के काबिल फिर नहीं हो सकता जी। और उसमें अगर हमारी प्रोडक्शन टीम वो दिखा सके जो पाई चार्ट्स हैं और बाकी यहाँ पे कि वो
जो है वो पीने के काबिल वो पानी नहीं है। अच्छा, अब वो चूंकि पीने के काबिल नहीं है तो उसकी वजह से जो बाकी हिस्सा है, यानी कि 2% आप समझें, 2 या 3%, इसको थोड़ा हम बड़ा करें तो हम इसको जरा देखते हैं, यानी 96% पानी पीने के काबिल नहीं है, 2% जो है सो उस पर पीने के काबिल है। ठीक है, यानी पूरी जो दुनिया है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, 70% से ज़्यादा या 80% या जो भी वो पानी है, और पानी में से 96% समुद्री पानी है जिसको पी नहीं सकते। 2% जो है, इसको अगर हम देखें दोबारा पाई चार्ट को, तो 2% जो है वो सिर्फ पीने का पानी यानी फ्रेश वाटर है। अच्छा, अब वो जो 2% है जो पीने का पानी है, उसमें से भी 87% ग्लेशियर्स की सूरत में है या बर्फ की सूरत में है, यानी 2% का भी 86% जो है वो 87 या 87% वो जो है वो ग्लेशियर्स की सूरत में है, और 12% ज़ेरे ज़मीन है। अब आप यानी समझे, यानी पीने का पानी के 2% का भी जो है सिर्फ 2%, ठीक है, 2% फ्रेश वाटर है, और उस 2% का भी आप अगर नोट करें तो उसमें से भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो तो ज़ेरे ज़मीन है, जो पहले पाई चार्ट हम दिखा रहे थे। अच्छा, अब वो जो बच गया पानी, तो उसमें ज़ेरे ज़मीन है, यानी 12% ज़ेरे ज़मीन है उसमें से, बाकी ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ है, पिया नहीं जा सकता, बाकी ज़ेरे ज़मीन है, और सिर्फ 1% यानी उस 2% का भी 1%, यानी आप समझे 2% फ्रेश वाटर का 1% दरिया और नहरों की सूरत में है। यानी इससे आप ये अंदाजा लगाएं कि सारी ये पानी ही पानी हमें नजर आता है ना हर तरफ, दरिया, समंदर, झीलें, ये वो, लेकिन उसमें कितना थोड़ा सा पानी ऐसा है जो नहरों में है या दरियाओं में है या वो पीने के काबिल है। ठीक है, बहुत थोड़ा। तो ये पानी जो है इसकी एक जंग है जो छिड़ गई है। इस स्लाइड में भी आप देखें तो आपको बिल्कुल अंदाजा होगा कि 97 ये जो है इसमें 97 पर ओशन है, पिया नहीं जा सकता, बाकी जो है वो आइस है, और उसके बाद फिर जो आइस है वो मतलब मीठा पानी आप देखें, पीने के काबिल जो पानी जो दरियाओं में निकलता है वो बहुत थोड़ा सा है। अच्छा, ये तो हो गया कि जो यानी पानी किस तरह से दुनिया में जो है वो कितना मौजूद है और कितना जो है वो पीने के काबिल है और क्या सारे हालात हैं। लेकिन इसमें एक मैं आपको और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि पानी जो है वो इसी को अगर हम ये फर्स्ट स्लाइड दिखाएं, फर्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो ये और क्लियर हो जाएगा। 96% जो है वो ओशन, सीज और बेज में है, फिर उसके बाद ये जो है ये ग्राउंड वाटर और ये सारी ये डिटेल्स है। लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात बताऊँ कि पानी जो है वो हम खर्च कितना करते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे सामने एक स्टडी है, और ये जो है ये हार्वर्ड की स्टडी है। ये बताती है कि एक औसतन घरों में जब कपड़े धोते हैं तो 20 से 30 गैलन जो है वो पानी खर्च होता है। अच्छा, अगर छोटे लॉन के अंदर पानी दिया जाए तो 30 से 40 गैलन, कार धोई जाए तो 30 से 40 गैलन, और एक शख्स को गुस्ल ले तो 30 से 40 गैलन, ये पानी का जो हर रोज़ घरों में इस्तेमाल होता है। और फिर उसके बाद जो अशिया पैदा होती हैं उनमें कितना पानी खर्च होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक कप ऑरेंज जूस, ठीक है, 7 स्लाइड, एक कप ऑरेंज जूस तैयार करने के लिए 49 गैलन्स ऑफ वाटर खर्च होते हैं। फिर एक कप ऑफ ऑरेंज जूस तैयार होता है। और अगर आप इसमें और आगे चलें तो जो लेटस है वो जो कॉर्न है वो 80 गैलन, ठीक है। और आप हैरान होंगे देख के कि इसमें बीफ स्टेक के लिए जो है वो 1232 गैलन पानी, यानी ये हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे एक कप दूध के ऊपर जो टोटल पानी खर्च हो रहा है ना, यानी मिलावट का पानी नहीं,
वो बनाने में पूरा जो प्रोसेस है जिसमें उसमें 48 ये पानी खर्च हो रहा है। अभी पानी की जंगें शुरू हैं, ठीक है, और पानी की जो पहली जंग है, अभी तक आप देखें कि कई जगहों पे तनाज़ा ज़रूर है पानी के। मतलब मिसाल के तौर पे मिस्र और जो इथोपिया के दरमियान जो है वो पानी के तनाज़े है। वहाँ पे जब से वो उनका ग्रेट डैम बनना शुरू हुआ है, तो उससे पहले तो अंग्रेज़ दौर में उन्होंने मुआहदे तय कर लिए थे जो है वो सूडान ने और मिस्र ने, लेकिन इथोपिया को बाहर रखा था। अब दरिया नील जो है उसके ऊपर एक डैम बन रहा है और ये अपस्ट्रीम है, यानी दरिया, वैसे तो हमें अगर हम नक्शा देखें तो ऐसा लगता है कि दरिया नील नीचे आ रहा है, लेकिन असल में दरिया नील नीचे नहीं आ रहा है, दरिया नील नीचे इथोपिया से निकल के ऊपर जा रहा है। और उसके किनारे ज़ाहिर है पूरी मिस्र की एक पूरी की पूरी जो तारीख़ है वो पूरी हज़ारों साल पुराना जो तारीख़ है वो मिस्र की वहाँ पे है। इसी तरह से दूसरा जो फड्डा है वो ये है कि दजला फरात का जो झगड़ा है। देखिए दजला फरात का झगड़ा, ये दोनों जो दरिया हैं इराक के, दजला फरात, ठीक है ना, जो टाइग्रस और यूफ्रेटिस, ये दोनों के दोनों दरिया तुर्की से निकलते हैं। और तुर्की से निकलने के बाद जो यूफ्रेटिस है यानी जो फरात है और टाइगर जो दजला है, ये दोनों दरिया उसके बाद शाम में दाखिल होता है एक दरिया, दूसरा जो है वो ये उसके साथ मिलते हैं, दोनों गुजरते हैं सीरिया से, इराक से, और फिर ये जाके शत्तुल अरब में गिर जाते हैं मिलने के बाद ये पर्शियन गल्फ के अंदर। और फिर इनमें से छोटी छोटी शाखें निकलती हैं और बहुत सारी वो फ़लस्तीन और वो जॉर्डन वैली तक वो पानी जो है वो सारा का सारा आर्मीनिया के पहाड़ों से, और यानी वो उन इलाकों से जो कि तुर्की के हैं। यानी अब यूँ समझ लें कि तुर्की के पास वो तेल है जो नीचे अरब ममालिक के पास ऑयल है, तो तुर्की के पास पानी है, इस तरह समझ लें। तुर्की के पास पानी है और वो तुर्की से निकलते हैं दजला फरात। और कोई 3-4 हज़ार साल पहले से यहाँ पे उमा और अलश की जंगें और लड़ाइयाँ पानी के मसाइल पे चलती रही हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो हालिया दौर है इसमें भी पानी के बहुत सारे तनाज़ात हैं, लेकिन वो तनाज़ात जो हैं वो एक्ट ऑफ वॉर की तरफ नहीं गए। ये पहला एक्ट ऑफ वॉर है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के और बहुत ही बड़े और बड़े अहम दरिया जो हैं वो मौजूद हैं चाइना में। चाइना के अगर हम दरिया देखें तो चाइना के दरियाओं में आपको येंजी रिवर नज़र आता है, बिल्कुल वो बहुत बड़ा दरिया। अगर चाइना का मैप देखें येंजी रिवर का, तो वो हमें क्रॉस करता नज़र आता है और फिर वो जाता है और जाके वो 3,995 मील तवील है और जाके वो फिर जो है वो गिरता है। नहीं, ये मेकोंग रिवर नहीं, ये येंजी रिवर की बात हो रही है। अच्छा, ये खैर चले मेकोंग की बात कर लेते हैं। मेकोंग जो है ये एक और उनका रिवर है मेकोंग, और मेकोंग जो है ये कम से कम 3 मुल्कों से गुजरता है। ये जो है ये लाओस से गुजरता है, फिर उसके थाईलैंड से गुजरता है, और फिर उसके बाद ये नीचे जो है वो चाइना से और यहाँ से गुजरता हुए नीचे जाता है। अगर हम इसको मैप को थोड़ा सा नीचे दिखाएंगे तो हमें पता चलेगा कहाँ गिर रहा है प्रोडक्शन टीम को जी। तो फिर उसके बाद ये लाओस से थाईलैंड से गुजरता हुआ और फिर ये कंबोडिया को क्रॉस करता है, और फिर उसके बाद ये जो है ये वियतनाम को क्रॉस करके ये जो है ये साउथ चाइना सी में चला जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम देखें वहाँ का येलो रिवर, तो इसी तरह से येलो रिवर है, वो भी बहुत बड़ा रिवर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें मेकोंग का हमने जिक्र कर लिया, सेल्विन रिवर है उनके, लेकिन फिर उनका ब्रह्मपुत्रा रिवर भी है। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर इसमें नज़र आ रहा है हमको। ये अगर हम मैप में देखें तो ये ब्लू एक लाइन हमें नज़र आ रही है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर की, और ये बड़ा अहम रिवर है क्योंकि ये जो है ये भारत के लिए बहुत आम है और भारत का तनाज़ा ब्रह्मपुत्रा दरिया के हवाले से चल रहा है। ये सारे दरिया चीन से निकल रहे हैं, तिब्बत से निकल रहे हैं, और तिब्बत से एक और दरिया भी निकल रहा है जो कि दरिया सिंध है। दरिया सिंध तिब्बत से निकल रहा है। येंजी रिवर, येलो रिवर, ये जो मेकोंग रिवर है, सेल्विन रिवर है, ब्रह्मपुत्रा है, उसके बाद ये पद्मा और जो गंगा और ये सारे रिवर जितने हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो रिवर हैं
ये पर्ल रिवर पर्ल जो है जिसको यंगयूंग कहते हैं वो भी वहाँ से निकलता है और वो वियतनाम के साथ चलता है। ये सारे के सारे दरिया जो हैं इनका जो ओरिजिन है वो हो रहा है तिब्बत से, जिसमें मौजूद है दरियाए सिंध भी। और फिर दरियाए सिंध जो है वो जाहिर है कि उसकी एक डिवीज़न जो है वो दो हिस्सों में होती है। एक उसकी लेफ़्ट के इलाके से उसकी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं और फिर कुछ राइट से निकलती हैं, और उसमें दरिया काबुल भी है, फिर सतलज भी है, फिर उसमें ये सारा पंजाब के जो दरिया हैं सारे वो हम जानते हैं और फिर डिस्कशन भी हो चुका है। अच्छा, तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, यानी एक्ट ऑफ वॉर दो तीन बातें पाकिस्तान की तरफ से कही गई हैं जो मैं चाहता हूं कि आप ज़रा तवज्जो करें। एक तो ये है कि पानी को रोक दिया तो ये एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान ने को करार दे दिया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से फ़्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, यानी फ़ज़ाई हदूद जो हैं वो भारत से जो उनके जहाज़ हैं वो पाकिस्तान से फ्लाई नहीं कर सकेंगे। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने भी आज बड़े गर्जे बरसे हैं, वो बिहार में उन्होंने तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि हम भी ज़मीन के आखिरी हिस्से तक जो है वो दहशत गर्दों का पीछा करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन एक बात जो है वो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बात कही है और वो बात मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अहम है। उनका ये कहना है कि हमारे पास मुसद्दक़ा इतलात हैं कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में दहशत गर्दी के बड़े वाक़यात करवाने की भारत साजिश कर रहा है, यानी ग्रे जोन वॉरफेयर जो मैं कहता हूँ ना हमेशा, कि बड़े शहरों में दहशत गर्दी हो सकती है पाकिस्तान की। अच्छा, अब अगर, और उन्होंने फिर आगे से कहा कि अगर ऐसे होगा तो फिर टिट फॉर टैट होगा। ये मेरे नज़दीक एक बहुत खौफनाक बात है कि स्ट्रेटेजिक मैप में अगर हम देखें तो ये ग्रे जोन वॉरफेयर के अंदर ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें आ जाती हैं। इसमें अल्टीमेटम भी है, इसमें अटैक्स भी हैं, डिसेप्शन, प्रॉक्सी वॉर, टेरर, साइबर अटैक, सैबोटाज, ये दुनिया भर का जो एक ग्रे जोन वॉरफेयर है जिसको जो है इसमें बहुत कुछ आता है, सबवर्जन, सैंक्शंस, ये वो साइबर अटैक्स, इंटरवेंशन, और फिर पीस है और फिर वॉर है जिसमें जाहिर सी बात है कि वो काइनेटिक की साइड पे चले जाते हैं। अच्छा, तो ये ग्रे जोन में तो चीज़ें आ गई, ठीक है। एक वाक़या वहाँ पेश आता है, वाक़या का, अच्छा वो वाक़या पस मंज़र में चला गया। मैं कुछ नहीं बता, कल हम बात कर रहे थे ना कि वो लोग कैसे आए, वो गधों पे आए, खच्चरों पे आए, वो कैसे गए, कहाँ गए, क्या बना, वो मामला सारा वो गायब हो गया मामला। अब वो मामला ये आ गया कि जी इंडिया ने क्या करना है और पाकिस्तान ने आगे से कैसे जवाब देना है। यानी वो जो भी कहानी थी उसको 24 घंटे से भी कम वक्त में इंडिया निपटू के, कौन से लोग मरे, सिक्योरिटी कहाँ थी, ऊपर से उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही थी, फौज कहाँ थी, वो लोग कैसे आए, कहाँ गए, मतलब है कि वो 2 घंटे, अच्छा एक खबर आज ये भी आई, 2 घंटे तक उनको घेरे रखा, उसके बाद 2 दहशतगर्द मार दिए। वो कौन से थे, क्या? पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि जी उनकी जेलों में बहुत से पाकिस्तान के कैदी मौजूद हैं, ये जो माहीगीर हैं और बाकी सारे, उनको भी लाके वो जो है वो शो कर सकते हैं कि भाई ये लोग थे और ये मौजूद थे सारे। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे बताऊँ, मैं इसमें जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, और जाहिर है कि उनकी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की है या उनकी अपनी ज़ाती है, ये अब जाहिर है उनकी हुकूमत है तो उनकी पॉलिसी, ये इंडिया की पहले पॉलिसी नहीं थी। इंडिया की पॉलिसी बहुत मुतासिर है वो नेतन्याहू से। अच्छा, नेतन्याहू से वो मुतासिर हैं तो नेतन्याहू की वो आज भी अब देखें, वो अचानक हमास भी आ गई। पिछले 24 घंटों में इस कहानी के अंदर हमास को भी उन्होंने एंटर कर दिया। हमास ने किया है, हमास भी हो सकती है, हमास का भी नाम ले आए हैं वो बीच में। इससे पहले वो जो है वो कुछ और तस्करे हो रहे थे। अच्छा, अब उसमें इसराइल से वो इसलिए मुतासिर हैं कि जो वेस्ट बैंक है, जो मगरबी किनारा है, मगरबी किनारे पे जो सेहूनी आबादकार हैं, ये देखें 2 रियासती हल की तरफ जा रहा है मामला अब, और जा रहा है, ठीक है ना। आज जो है वो फिर काहिरा में मौजूद हैं। स्टीव विटकॉफ कल पहुंच रहे हैं, अभी रात को पेरिस से ट्रैवल करके मॉस्को पहुंच रहे हैं। उस तरफ बहुत सारे इवेंट्स और हो रहे हैं। वो शी जिनपिंग से जो है वो मिलना चाह रहे हैं। हर सूरत में शी जिनपिंग की तरफ से एक मैसेज कन्वे हुआ है, उसमें बाद में आता हूँ। लेकिन पहले मैं ज़रा आपको ये बताऊँ कि वो सेहूनी आबादकार चूँकि मगरबी किनारे पे बस्तियाँ बसा चुके हैं और गज़ा की जंगबंदी का मामला तो तय पा जाएगा किसी भी वक्त। तो इसराइल भी उस पर मान गया है कि भाई ठीक है 5-7 साल तक के लिए
हमास यहाँ पे जो है वो हुक्मरानी नहीं करेगी, असला जमा हो जाएगा, वो साइन होने जा रहा है मुआहिदा किसी भी वक्त, किसी भी आज भी उन्होंने अटैक्स किए हैं, लेकिन रिस्ट्रेन से काम ले रहे हैं सारे मुल्क, क्योंकि ये बात आप ध्यान में रखें कि अगर ये मुआहिदा साइन नहीं हुआ, ये गज़ा का मामला अगले 1-2 दिन में इस पर दस्तखत नहीं हुए, तो आप ये ज़हन में रखें कि मिडिल ईस्ट ऑर्डर गिर जाएगा। मिडिल ईस्ट ऑर्डर से मुराद ये है कि वो दूसरी जंग अजीम और पहले जंग अजीम के दरमियान जो मिडिल ईस्ट का ऑर्डर बना था, मुल्क बने थे, क़यादतें सर, तो मुल्क इस वक्त अपने आप को भी बचा रहे हैं और फ़लस्तीनी कॉज को भी बचा रहे हैं, इस तरह से आप समझ लें। क्योंकि लाखों की तादाद में 1 लाख से ज़्यादा इंसानी जानें चली गई हैं और वहाँ पे अभी तक लाशें मलबे में दबी हुई हैं। तो शदीद दबाव में है सारी दुनिया और मशरिक़ वस्ता वेस्ट एशिया के जल्द से जल्द ये साइन, और स्टीव वित्कोव भी जानते हैं कि ये मामला जो हैं जल्दी साइन होने जा रहे हैं। रशियन जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनकी आज या कल में किसी भी वक्त उनकी मुलाकात जो है वो नए CIA चीफ से होने जा रही है। अब वो मुलाकात किस मुल्क में होती है, कहाँ होती है, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन दोनों मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स भी मिलने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो मैंने आपसे बात की ना कि ये उसको कॉपी इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे सहूनी आबादकारों ने वो जगह ऑक्यूपाई कर ली है और उस जगह की एक डेमोग्राफिक्स चेंज कर दी है कि भाई यहाँ तो फ़लस्तीनी कम है और यहाँ पे हम ज़्यादा हैं। यानी अब घरों को कैसे उठाएंगे आप, यानी घर कैसे गिराएंगे उन सहूनी आबादकारों के जो कि बैठ गए वहाँ पे आके ओस्लो और कैंप डेविड मुआहिदों के बाद। यानी गज़ा तो एक अलग है ना, लेकिन मगरबी किनारे पे जो सहूनी आबादकार बैठे हैं हज़ारों की तादाद में, जिन्होंने घर भी बना लिए हैं और वो बैठ गए हैं ज़मीनें, उनको क्या करेंगे? यही डेमोग्राफिक्स, यही मॉडल ये आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर में अपनाया गया है कि कश्मीर की एक डेमोग्राफिक्स तब्दील कर दी जाए और डेमोग्राफिक्स तब्दील कर दी जाए। और उसके लिए ये जो बेहुदा हरकत की है उन्होंने कि उसमें ये जो जिसका जिक्र भी नहीं वो कर रहे, कल तक था, अब आज तो कहानी मैंने कहा था नहीं, कहीं और ले गए। कल तक ये बात हो रही थी कि जो उनसे कहा कलमा पढ़ें और कलमा पढ़ने के बाद उनसे कहा बेलिबास हो जाएं और मुसलमान हैं और ये और वो सारा, ये कश्मीर की डेमोग्राफिक्स चेंज करने के लिए वहाँ पर हज़ारों की तादाद में या शायद लाखों की तादाद में वहाँ पे मुसलमानों को वहाँ से भेज के और मुसलमानों को ऑलरेडी एक कटहरे में लाके खड़ा कर दिया ना, यानी वहाँ मुसलमान ऑलरेडी कटहरे में खड़े हो गए, ठीक है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी इनसाइड जॉब था, इंटेलिजेंस फेलियर तो था, लेकिन इनसाइड जॉब भी था, यहाँ के लोकल लोग भी थे, ये भी था, वो भी था। तो मुसलमानों को मज़ीद दबाव में, यानी उनको भारत के अंदर जो हालात हैं, और वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं, वो अगर आप चले जाएं वो उस तरफ तो उधर क्रिश्चियंस के भी हालात हैं, वो कोकीलैंड की क्रिश्चियंस के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, और कहीं वो दलित के पीछे लगे हुए हैं, कहीं किसी और के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज करनी है और बिल्कुल ये कॉपी कैट है कि वही जो इसराइल के अंदर जिस तरह वो उन्होंने मगरबी किनारे में डेमोग्राफी चेंज कर दी है, तो कहें हमें उठा के दिखाओ, आप तो हम ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो वो मॉडल है कि यहाँ पर ला के बसा दिया जाए अगले कुछ अरसे में, यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की कम हो जाए, उनको हैरस करके, परेशान करके, उनको निकाल के। ये पाकिस्तान नहीं होने देगा, ये कश्मीरी भी नहीं होने देंगे और पाकिस्तान भी नहीं होने देगा। पाकिस्तान ने आज तीसरी जो बात इंपॉर्टेंट की है वो ये की है कि हम जो मुआहदे मुअत्तल कर रहे जा रहे हैं आपके सिंध ताश के जवाब में, वो हम शिमला मुआहदे पे अरसर नौ गौर कर रहे हैं। शिमला मुआहदा वो था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान दस्तखत पाया था, और ये शिमला मुआहदा वो था जिसमें सीज फायर लाइन को LOC बना दिया गया था, और ये तय पाया था कि वो उसको कोई भी, यानी एक तरह से अमन के LOC के ऊपर, भाई LOC है और उसको कोई यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकता। एक हॉटलाइन होगी, दूसरी तरफ बात होगी, कभी वो LOC गर्म हो जाती है, कभी गोलियां चलती हैं, कभी उसकी खिलाफ वर्जी होती है, कभी ये होता है। पाकिस्तान की तरफ से बात ये की गई है कि हम शिमला मुआहदे पर अरसर नौ गौर कर सकते हैं या करने जा रहे हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म है, वो सीज फायर लाइन की तरफ जाके, और दोबारा मैंने आपसे बात ये की है कि यहां पर इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में ये बात बिल्कुल ये बात तय है कि वो कहते हैं ना, जो भी हो जाए, अब ये वाली सूरत हाल है, जो भी हो जाए, आप इसके ऊपर
इसको अच्छा कहें, इसको बहस करें, इसके ऊपर आप कोई नुक्ते निकालें, कोई जो भी ये तय है कि कश्मीर की डेमोग्राफिक्स को बदलने नहीं दिया जाएगा, पीरियड, किसी सूरत, व्हाट मे कम। और वहां पर वो बाद में वो कश्मीर पीओके वीओके वो करते हैं, यहां ये तय है कि कश्मीर जो है ना उसकी डेमोग्राफिक्स को तब्दील करने दिया जाएगा। और यहां पर देखें, उन्होंने अगर 1 लाख, अब ये देखें पाकिस्तान को हमास से मिला रहे हैं, हालांकि हमास जो है उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, वो एक जाहिर है कि एक तंजीम बनी और वो उन्होंने जो भी किया जैसे भी किया, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये हम इसराइल हैं और ये पाकिस्तान जो है ये हमास है या फ़लस्तीनी है, पाकिस्तानी है, जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब ये मिला दिया उन्होंने, तो उसका मतलब हमास ने फिर क्या किया था वहाँ पे, तो ये फिर ये वो इसराइल, यानी मैंने आपसे कहा ना, क्योंकि बिल्कुल आप देख लें दुनिया में 2 ही मुल्क ऐसे हैं इस वक्त जो एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। आपको पता है 2-3 साल पहले, 4 साल पहले इंडिया में दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए थे, तो उसमें ईरान की बात उन्होंने की थी। और ये जो मामला है, ये जो मामला है ना, ये जो कलमे वाली बात इन्होंने की है, मैं अभी वो जिक्र नहीं करना चाह रहा कि जो इस्लामी दुनिया या बाकी मुल्कों में इनके जो क्लिप्स अरबी में डब हो कि इनके मुख्तलिफ लोगों के वहाँ चल रहे हैं, क्योंकि उससे मतलब है कि आने वाले दिनों में पता नहीं इनके मुल्क में लाखों और करोड़ों की तादाद में बड़े अच्छे, बड़े रोशन ख्याल हिंदू, क्रिश्चियंस और मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने उसको बिल्कुल पहले मुसलमानों तक लेके गए, फिर उसको हमास पे ले गए, फिर उसको दहशतगर्द बना दिया, फिर उसको 24 घंटों में जनाब, वो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे बहुत जल्दी में है। अच्छा, अब इशू ये सारा, तो यहाँ तो किसी सूरत ये बात है कि ना डेमोग्राफिक चेंज होनी दी जाएगी। यहाँ पर इसीलिए बात हुई है आज, 3 मैंने कहा ना 3 इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। पहली बात यह कि एक्ट ऑफ वॉर है, यानी ये ऐलान जंग है, इसको ऐलान जंग तस्वुर किया पाकिस्तान ने कि आपने जंग छेड़ दी, तो ऐलान कर दिए, तो बस अब ठीक है, इधर से भी जो कुछ होगा, आपने पानी रोक के यूनिलेटरली जंग छेड़ दी है। दूसरी जो बात है वो ये है कि फाइनेंशियली रास्ते भी बंद, और उसके बाद फ़ज़ाई भी सारे जो तैयारे वगैरह हैं वो भी बंद सारे, और उनकी परवाज़ें भी बंद, और ये सारा पाकिस्तान उस तरफ चला गया। अब इसमें बहस होती रहेगी, अच्छा था गलत था। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ें यहाँ ग्राउंड पे हैं, ठीक है, यहाँ ग्राउंड पे हैं, और इस वक्त अब मैंने आपसे कहा ना कि बहस होती रहेगी, फैसला यूँ था, ऐसे था, क्या था, वो ये बात आगे निकल गई है। अच्छा, फिर तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर शिमला मुआहिदा ख़त्म होता है तो फिर LOC ख़त्म होती है और सीज फायर लाइन या उससे पहले की तरफ मामला चले जाते हैं। क्योंकि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के ऊपर जो है वो बाहर सूरत हर हाल में कश्मीर की डेमोग्राफिक्स को और कश्मीर के मामलात को हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि ये शिमला मुआहिदे का जो जिक्र हुआ है ये मेरे ख्याल से तीसरी अहम बात है जिसमें हुई है। आप वक्फा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आप चलते हैं। जी जी हाँ, जी हाँ, नाज़रीन आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि मुल्क में सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान कैनाल्स के मामले पर बहुत अनबन चल रही थी काफ़ी अर्से से, लेकिन आज की मीटिंग के बाद ये मामला भी सॉर्ट आउट हो चुका है। तो हुकूमत के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देर आए दुरुस्त आए, या फिर अगर फैसला वापस लेना था तो इतनी जस्टिफिकेशंस की क्या जरूरत थी हुकूमत की जानिब से? इसने इस वक्त तो एक जाहिर है कि ये एक्ट ऑफ वॉर अगर कहा है पाकिस्तान ने, तो एक तरह से हालत जंग में पाकिस्तान इस वक्त चला गया। एक्ट ऑफ वॉर के भाई अभी जाहिरियत उनकी तरफ से हुई है, और पाकिस्तान ने आगे से जो एक्शंस लिए हैं उसके नतीजे में उनको बड़ा यानी माली नुकसान भी होगा, और साथ ही ये शिमला अकॉर्ड की बात भी पाकिस्तान ने की है, तो पाकिस्तान भी एक अग्रेसिव पोस्चर के सामने आ गया, तो बाकी सारे मामला इस पर पीछे चलेंगे। और ख़ास तौर पे मैंने आपसे बात की कि वो ग्रे जोन वॉरफेयर की जो बात हो रही है, ये जो ऑपरेशन हुआ है, जो भी ऑपरेशन ये फॉल्स फ्लैग कहें या जो भी था, ये जो दहशतगर्दी का वाक़या था, मैं इसको सिंपली दहशतगर्दी कहूँगा, ये बिल्कुल बैक बर्नर पे चला गया।
और इसका जिक्र भी नहीं हो रहा वहाँ पर, बस वो जो है वो थोड़ा दिखाते हैं फिर वो ख़त्म कर देते हैं, कौन से लोग थे, क्या थे, इंटेलिजेंस फेलियर था नहीं था, वो आगे वो बाद ले जाके अब ये कि हमला करो हमला करो हमला करो उस पर चलेगा। और मैंने कहा कि वो बिल्कुल वो इसराइल को कॉपी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो डेमोग्राफिक चेंज हो, और किसी सूरत पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा। अच्छा, अब ये तो बात हो, दूसरी जो बात है वो इम्पोर्टेंट तरीन दरमियान में वाकया ये है कि जो मैंने कल भी बात की थी कि ट्रंप जो हैं उन्होंने अपने टैरिफ वापस ले लिए चाइना से। वो 145% जो टैरिफ थे उन्होंने वापस ले लिए और कह रहे हैं मैंने शी जिनपिंग से मिलना है। अच्छा, और वो इतना उन्होंने वो तेज़ी के साथ ये उन्होंने स्टेप्स लिए हैं कि ये वो कह रहे हैं कि जी ये जो है वो अभी चाइना कह रहा है कि हमें तो नहीं बताया गया, ये तो सारे के सारे 0% टैरिफ करेंगे तो फिर हम बात करेंगे। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 16 स्लाइड में अगर कोट करूं तो वॉल स्ट्रीट जर्नल इस पे कह रहा है कि व्हाइट हाउस कंसिडर स्लैशिंग चाइनाज टैरिफ टू डीएस्केलेट ट्रेड वॉर, यानी बिल्कुल ख़त्म कर दें, उसको ख़त्म करें ताकि ये जो है ये मुलाकात हो सके और ये हो सके और वो हो सके। अच्छा, और उसके बाद जो अगर हम देखें ब्लूमबर्ग को तो 14, तो चाइना कह रहा है कि यूएस शुड रिवोक यूनिलेटरल टैरिफ्स, डिनाई स्टॉक्स। वो क्योंकि उन्होंने ट्रंप ने कहा कि हमारी बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने आगे से कहा कि कोई बातचीत नहीं हो रही किसी भी किस्म की, और बातचीत उस वक्त होगी जब आप मुकम्मल तौर पे इसको कैंसिल कर देंगे। और फाइनेंशियल टाइम्स 9th स्लाइड में यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि चाइना ने अमेरिका से कहा है कि सारे टैरिफ ख़त्म करो अगर बात करना चाहते हो, सारे टैरिफ, बिल्कुल सारे टैरिफ ख़त्म करो और उसके बाद जो है वो बातचीत करो। न्यूयॉर्क टाइम्स से क्या कह रहा है, ऑन मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस ट्रंप ब्लिंक्स एंड देन ब्लिंक्स अगेन। एक दफा ब्लिंक किया है ट्रंप ने, दूसरी दफा ब्लिंक पे ब्लिंक पे ब्लिंक, और मार्केट्स बिल्कुल दुनिया की उथल पुथल हो गई हैं उसके नतीजे में, क्योंकि ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि मैंने जो है वो मैं तो मिलना चाह रहा हूँ और मैंने बात करनी है और मैंने मिलना है। और एनबीसी वहाँ का कोट कर रहा हूँ मैं 11th स्लाइड, वो कह रहे हैं कि यूएस और चाइना जो है वो एक्टिवली डिस्कस कर रहे हैं टैरिफ्स को, एक्टिवली। और चाइना कह रहा है कि गलत, झूठ है, हम तो बात नहीं करें, हम तो बात करेंगे, जीरो टैरिफ किया जाएगा। तो अब मसला ये है कि ये एक तरफ से वो पूरे मामलात, मैंने आपसे कहा ना कि अगले 24 घंटों में जो स्टीव वित्कॉफ हैं वो यूरोप से मॉस्को पहुंच रहे हैं दोबारा, और ईरान के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इस वीकेंड पे। और इस वीकेंड पे जो मुज़ाकरात ईरान के साथ होने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि उससे पहले CIA के चीफ की जो है वो मुलाकात होने जा रही है रशिया के जो FSB है उनके साथ। और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाइना में थे और चाइना ने इंडोर्स कर दिया है, यानी उन मुज़ाकरात को चाइना ने बिल्कुल इंडोर्स कर दिया है जो रशिया चाइना अब दोनों की तरफ से ईरान जो है वो बात करने जा रहा है अमेरिका के साथ। उसके साथ ही जो है वो जो 5 या 7 साल वाला एग्रीमेंट है कि जी उसको साइन, वो तय पा गया है बिल्कुल। और बहुत से मुल्क उसमें खुश नहीं है, आपको ये भी बताऊं, बहुत सारे मुल्क उसको, क्योंकि वो इतनी तेज़ी के साथ वो ये चीज़ें हुई हैं स्टीव वित्कॉफ की, कि एक तो देखें टैरिफ से वापसी हो गई ट्रंप की, ट्रंप कह रहे हैं वो मिलियनर टैक्स में लगाना है नहीं लगाना, आगे पीछे क्या। अच्छा, वो उसके बाद जो है वो जो पूरा आइडिया था कि भाई चाइना से चीज़ें जो हैं वो निकल के इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगी, यहाँ पे मार्केट बनना शुरू हो जाएगी, तो वो चाइना तो अपनी जगह पे चाइना के सामने तो ब्लिंक कर गए वो। अच्छा, यहाँ पे JD वांस आए हुए थे इंडिया में, वो भी यहाँ पे उन्होंने कोई बात तो नहीं की। गालिबन गुस्से में हैं नरेंद्र मोदी, और शायद उन्हें डांट पड़ी है, नरेंद्र मोदी को डांट पड़ी है, गुस्से में है, क्योंकि वो जिस तरह मतलब गुस्से में होते हैं ना आदमी, बिल्कुल गुस्सा, एक वो मतलब है कि इस तरह बोलना, आगे मैं यूं छोड़ूंगा नहीं, अच्छा ये कर दूंगा फलां कर दूंगा। इनको डांट वांट पड़ी है कहीं से, इनको वो सपोर्ट हासिल नहीं हुई जो सपोर्ट इनको चाहिए थी। देखिए अभी जाहिरियत अगर ये छेड़ेंगे ना, ये जहन में रखें ब्रह्मपुत्रा भी है, ये जहन में रखें कि ब्रह्मपुत्रा भी है। और मैं इन्हीं के अखबारात कोट कर रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया 6 स्लाइड अगर मैं कोट करूँ 2021 के, चाइना इज एक्सलेटिंग वॉर, ये इनके कई मुल्कों के साथ फटे पड़े हुए हैं ब्रह्मपुत्रा को ये। और फिर उसके बाद अगर 5th स्लाइड हम इंडिया टुडे देखें, मुझे नहीं पता चाइना कैसे इसको देखता है, लेकिन उनके साथ भी मामला है। आबी जाहिरियत
ये कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक्ट ऑफ वॉर कर दी है। अच्छा, अब एक्ट ऑफ वॉर अगर पाकिस्तान उसको डिक्लेयर कर रहा है तो फिर पाकिस्तान जवाब देगा। तो पाकिस्तान ने जवाब जो है इसको फिलहाल, एक तो मैंने कहा ना, एक तो उन्होंने सफारती मामलात को हटाया तो पाकिस्तान ने भी सफारती कर दिया मामला। लेकिन दो चीज़ें, एक तो ये फ़ज़ाई हदूद बंद करना और यहाँ से ट्रेड बंद कर देना, और तीसरा शिमला मुआहदा, और फिर उसके बाद इसको एक्ट ऑफ वॉर कह दिया पाकिस्तान ने। अच्छा, एक्ट ऑफ वॉर ठीक है ना, यानी ये तो वर्ल्ड बैंक में जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन एक्ट ऑफ वॉर। अच्छा, और पाकिस्तान उसके लिए तैयार भी है। और ये जो बात की है ख्वाजा आसिफ ने कि दहशत गर्दी का खतरा है बड़े शहरों में, और यहाँ पे कुछ हुआ तो फिर इंडिया का कोई शहर महफूज नहीं रहेगा। ये मतलब मैं तो बहुत परेशान हूँ इस तरह के हालात जिस तरह एक्सलेट हो ना। मोदी जो है नेदम मुद्दे गुस्से में कोई डांट पड़ी है, कोई ऐसी बात हुई है जिसमें परेशान हो गए हैं, और ये जो है ना, मतलब इस तरह की आज भी जैसे वो बिहार में गर्जे बरसे हैं, धमकियाँ, मतलब है कि मतलब बहरहाल वो एक जगह एक्सेलेट करके, वो एक्सेलेशन वहाँ से हो रही है तो यहाँ से उसे 4 गुना एक्सेलेशन हो रही है, वो उसको 5 गुना करेंगे तो यहाँ से 50 गुना हो जाएगी। तो ये माहौल बना हुआ है इस वक्त। और दरमियान में अमेरिका और चाइना और रशिया और पूरा वेस्ट एशिया और तारीख़ी लम्हात इस वक्त हैं दुनिया में। जनाब जंग ख़त्म करवाने की बात हो रही है। ज़ेलेंस्की को खूब डांट पड़ी है, उसको ज़ेलेंस्की को भी डांट पड़ी है ट्रंप से। ट्रंप ने उसको बहुत डांटा है, ठीक है ना, और बहुत डांटा है। और ये इस बात पे कि तुमने क्रीमिया को क्यों अभी तक, क्रीमिया को तुम बीच में गड़बड़ कर रहे हो, क्रीमिया को तस्लीम नहीं कर रहे, तो उसको बहुत शदीद डांट पड़ी है ज़ेलेंस्की को। और कल, आज या कल में वो मिनरल डील भी साइन होने जा रही है, सरेंडर डॉक्यूमेंट जो है। और यूरोप जो है उसको अब यूरोप दरमियान में फंस गया है। कई मुल्क ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम मान लेंगे क्रीमिया को, और ये बाकी जो डिफेक्टो डिजोरो रियासतें उनको मान लेंगे, तो उसको डांट पड़ी है। इंडिया एक अलग मुल्क है, बड़ा मुल्क है। ये जो मैंने बात की ना कि जो गलत तरफ आप चले जाते हैं ना, जब तारीख़ के गलत तरफ खड़े हो जाते हैं, और फिर पे दर पे आपको मुख्तलिफ जगहों पे आपको घाटा नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह की जो नरेंद्र मोदी साहब आज जिस तरह गरज बरस रहे थे, तो आपको पता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो ये जिस तरह गरज रहे थे वहाँ पे, तो वो मुझे लग रहा था कि कोई शदीद, बहुत शदीद डांट पड़ी है या गुस्से में है। देखिए ना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, उसके बाद ये है कि कश्मीर स्टेबल हो गया, कश्मीर में बिल्कुल सुकून हो गया, सिक्योरिटी हो गई, सारा ठीक हो गया। वो गधे घोड़े खच्चरों पे लोग बैठ के आए, पता नहीं कौन से मार के दरख्तों के पीछे चले गए। एक खातून को ले आते हैं बार बार, वो पता नहीं कौन है, वो रो रही होती हैं, फिर एक आदमी भाग रहा होता है और इनके पास कोई चीज़ नहीं है। और अभी ये जनाब उसके बाद छोड़ेंगे नहीं, दुनिया के आखिरी कोने तक पीछे जाएंगे, और दुनिया के आखिरी कोने तक भारत के अंदर हालात, वो मणिपुर देखें, बाकी देखें जो कल भी मैंने बात की थी। तो ये एक उसको एक्सलेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? या तो डांट पड़ी है, या ये कि पूरी पॉलिसी कोलैप्स हो गई है, क्योंकि जिस पे आपने हाथ रखा था ज़ेलेंस्की पे, फिर उसके बाद ये जो टॉक्स हो रही हैं, यूरोप तो बिल्कुल अपने आप को संभाल के जैसे तैसे चल रही है। जो टॉक्स हो रही हैं सारी, ये जो पुतिन की और ट्रंप की, उसमें भी दरमियान में ये नहीं है, उसमें अरब ममालिक हैं, वो रोल प्ले कर रहे हैं। सऊदी अरब में मीटिंग हो रही है, अभी टर्की में मीटिंग होने जा रही है, कतर में हो रही है, यूएई में, और उसमें इंडिया फारिग है। और फिर ये G20 मुल्कों से रब्ता किया, भाई G20 है ही नहीं कोई, ग्लोबल साउथ सारा उधर है। मतलब मैं उसमें नहीं, लेकिन असल बात है ये गुस्से में है। जब आप ये नाकामी हो जाती है ना, फेलियर, और ये अगर या तो इसका स्क्रिप्ट किसी अच्छे उससे लिखवाते, किसी, इनके पास बड़े अच्छे राइटर्स हैं जो ड्रामे और फिल्में वगैरह उनके स्क्रिप्ट लिखते रहे। ये बहुत ही बोगस किस्म का। और इनके 2-4 लोग वहाँ मीडिया पे बैठ के चीख पुकार कर रहे होते हैं, ये चीख पुकार कर रहे होते हैं। वो भी देखिए ना, कल वो सुबह कुछ कह रहे थे, हमला कर दो, तोड़ दो। एक दो लोग तो ऐसे हैं, मैं आपको बताऊँ, उनके मीडिया को देख के बड़ी हैरत भी होती है। वो दिन में कोई 50 दफ़ा पाकिस्तान को तोड़ते हैं। पिछले 15 सालों में उन्होंने कोई 7, 8, 10 हज़ार दफ़ा पाकिस्तान को तोड़ा है। और फिर क्या, और ऐसे उनकी तस्वीरें गुस्से में जैसे होते हैं ना। और वो जो ये खच्चरों वचरों पे आए थे, भाई वो खच्चरों पे नहीं बहा सकते दहशतगर्द। वो गब्बर सिंह वाले घोड़े नहीं थे, ये पोनी खच्चर वहाँ पे जाते हैं। वो गधों पे बैठ के कैसे दहशतगर्द जा सकते हैं? वो गब्बर सिंह का, वो उनके तो ज़हन में आ रहा है कि पता नहीं गब्बर सिंह की तरह कोई दहशतगर्द आ गए थे। बहरहाल बहुत ही अजीब सी सूरत बनी हुई है। और मैंने आपसे कहा ना कि सुबह शाम पाकिस्तान तोड़ते हैं, 15 दफ़ा तोड़ते हैं, फिर अगले दिन फिर जुड़ा होता है पाकिस्तान, फिर तोड़ते हैं, फिर उसके बाद गुस्सा, फिर चीख पुकार। तो ये देखें, जो एक आपकी पूरी जो चीज़ जब फ्लॉप हो जाती है ना, उसको साइड पे फेंक दिया जाता है। ये जो मीडिया है, ये चूँकि रोल नहीं प्ले कर सका,
ज़हन साजी नहीं कर सका लोगों की। लोगों को सिर्फ गुस्सा, बदतमीज़ी, गालियाँ, और तो उसके नतीजे में एक तो मीडिया को डंप कर देना चाहिए या अपने फेसेस दूसरे लेकर आ जाएं। इसमें एक दो लोग ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है वो इतना गुस्से में है, वो कहती हैं ना भटकती आत्माएं, वो इतना चीख रहे हैं, ऐसे चीख रहे हैं, उनको सुकून, शांति चाहिए उनकी भटकी हुई आत्माओं को। मेरा ख्याल है वो इस्लाम कबूल कर लेंगे और या कहीं नरवान की तलाश में निकल जाएंगे गौतम बुद्ध की तरह, या वो इस्लाम कबूल करेंगे। बहरहाल सुकून तो अल्लाह के जिक्र में ही है। तो मैं उनकी रूहें, एक बेचैन रूहें, आत्माएं चीख रहे हैं टीवी पे बैठ के। तो मकसद है कि ये बेचैन आत्माओं को करार के लिए या तो ये है कि ये कहीं इधर उधर नरवान की तलाश में निकल जाएंगे या ये इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो और तो मुझे कुछ आ रहा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इतना इतना मतलब आप यकीन करें, टीवी म्यूट किया होता है ना, फिर भी उसमें से आवाज़ें आ रही होती हैं टीवी के अंदर चीखने की, और टीवी को बंद कर दो, बिल्कुल उसको डब्बे में डाल दो टीवी को, फिर भी चीख पुकार हो रही होती है। मैं बड़ा इनसे, इन लोगों से परेशान हूँ। ये हिस्टेरिया इन्होंने क्रिएट कर दी है और अब उससे वापस आना मुश्किल है। तो अभी क्या करेंगे आगे जाके? पाकिस्तान ने कह दिया एक्ट ऑफ वॉर है, पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया, तो अब यह क्या करेंगे? अब मतलब अटैक करेंगे, कहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे? सर काट दो, लोगों को मार दो, जान से ख़त्म कर दो, तोड़ दो। ये पिछले 15 साल से हो रहा है। तो मैं तो बहुत हैरान हूँ कि आज की दुनिया में आपने कहीं देखा है इस तरह का मीडिया चल रहा हो? दूसरे मुल्क को तोड़ दो, कत्ल कर दो, सबको जान से मार दो। ये भाई क्या हो गया यार, खुदा मेरे हौला हाथ। मतलब मैंने कहा ना, ये जब बोगस हो जाती है ना इस तरह के प्रोजेक्ट को डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है साइडों पर उठा के, यार ये काम नहीं कर रहे, वो दोबारा से ज़रा सुकून लेकर आओ, चैन लेकर आओ। पूरी दुनिया में जिस तरह से मेरे ख्याल से इनकी मीडिया में शोर इस वक्त हो रहा है, कहीं पर भी नहीं हो रहा। संजीदा गुफ्तगू होती है, बहस होती है, मुबाहिसा होता है। अब इशू ये सारा, मैंने कहा ना, वो बेचैन आत्माएं हैं। 5-7 तो बहुत ही बेचैन है वो, और उनको शर्म ही नहीं आती। वो अगले दिन फिर आ जाते हैं, पाकिस्तान को तोड़ दिया हमने, तोड़ देंगे 24 घंटे में, फिर अगले दिन आ जाते हैं। यानी सुबह वो तोड़ रहे थे, शाम को सफारती ताल्लुकात पे वो हमने ख़त्म कर दिया, वो सिंध ताज मुआहिदा उस पर नाच रहे थे। तो ये बिल्कुल जो है मेरा ख्याल से हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। भारत में बड़े सेंसिबल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं उनके बहुत सारे, इनको वो रोकें, क्योंकि अगर रोकेंगे नहीं तो फिर रोक दिया जाएगा। ऐसे तो नहीं चल सकता ना, दुनिया ऐसे तो नहीं चल सकती। तो बहरहाल ये है कि अब यहाँ पर भी कशीदगी बढ़ गई है बदकिस्मती से, वहाँ पर भी कशीदगी बढ़ गई है। और ये अगर शिमला मुआहिदा और बाकी सारे मामलात ख़त्म होते हैं तो उसके नतीजे में और मामलात बिगड़ेंगे। अगर कोई काइनेटिक ऑपरेशन होता है उस तरफ से इस तरफ से, तो फिर वो भी ख़राब होगा। कोई दहशत गर्दी का वाक़या पेश आता है, उसमें जाने जाती हैं, वो भी बहुत बुरा होगा। तो अब इसको कैसे बेहतर करना है, हम तो दुआ कर सकते हैं और उम्मीद भी कर सकते हैं कि ये हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन चूंकि मोदी साहब ने तय कर लिया, मुझे लगता है गुस्से में है, फेलियर होता है ना, फेलियर, वो गुस्से में है मोदी साहब। उधर आर्मीनिया का मसला ख़राब हो गया, उधर इसराइल दबरदूज हो गया, उधर ये हो गया, उधर बांग्लादेश हाथ से निकल गया, उधर वो नेपाल में ऐसे हो गया, उधर ईरान जो है वो इन्होंने, आपको पता है दहशतगर्दी का ईरान पे भी 1-2 साल पहले ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे। तो वो सारे मुल्क अभी वो सब नोट कर रहे हैं, सारे मुल्क भी, कि भाई ये क्या बीच में शोर होगा मचाया हुआ है इस बंदे ने। तो ये चीखते रहे। बहरहाल पाकिस्तान जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान बात कम करता है और काम ज़्यादा करता है जी। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए जी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब जी। नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।